राजनीतिक दलों के लिए रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर ने ऐलान किया है कि वो बिहार के लोगों के लिए काम करेंगे। बिहार एक बेस्ट स्टेट कैसे बने, इसके लिए वो कई योजनाएं लेकर आए हैं। गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर ने नई पार्टी की घोषणा नहीं की, लेकिन उन्होंने अपने इरादे जरूर जाहिर कर दिए। प्रशांत किशोर ने घोषणा की है कि वो बिहार के लोगों से मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे, उनके अधिकारों की रक्षा करेंगे और उनके लिए विकास से जुड़ी नीतियां बनाएंगे। उन्होंने गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर से बिहार के पश्चिमी चंपारण स्थित गांधी आश्रम से 3000 किलोमीटर की पदयात्रा की घोषणा भी की है। सिर्फ मुद्दों को समझने के लिए कोई बिहार में आप मुझे एग्जाम्पल बता दीजिए पिछले 15-20 साल में जिसने इतना बड़ा प्रयास किया हो। मैं 3000 किलोमीटर पैदल चलने की बात कह रहा हूँ, लगातार 8 महीने 1 साल उनको समझने के लिए, लोगों को ये विश्वास दिलाने के लिए लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या करना चाहते हैं और लोगों की आशाएं और अपेक्षाएं क्या हैं, उस चीज़ को समझने में मैं अगला 1 साल लगाना चाहता हूं। मैं चुनाव से 6 महीने पहले आकर कोई पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने की प्रक्रिया का हिस्सा अभी नहीं हूं। बिहार के लिए समर्पित कर रहा हूं। अब आगे मैं कांग्रेस के साथ काम करूं या किसी के साथ काम करूं, अगर 1 मिनट उसकी संभावना मान भी लें बहस के लिए, तो भी बिहार के प्रति जो कमिटमेंट है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा तक की स्थिति बेहद खराब है। हालात ऐसे हैं कि बिहार विकास के कमोबेश सारे मानकों पर निचले पायदान पर है। इसकी गवाही भारत सरकार के आंकड़े देते हैं। लालू यादव और नीतीश कुमार के 30 साल के शासन में बिहार पिछड़ा राज्य है। बिहार को आगे बढ़ाने के लिए सबको साथ आना है। इसके लिए नई सोच और प्रयास की जरूरत है। इसी को ध्यान में रखकर 3000 किलोमीटर की पदयात्रा की जाएगी। बड़ी बात यह है कि प्रशांत किशोर ने घोषणा की है कि वो अपना सब कुछ बिहार को समर्पित कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर ने राजनीतिक पार्टी के जरिए बदलाव की बात कही, लेकिन अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने से जुड़ा कोई भी ऐलान नहीं किया। देखिए, जो मैंने नंबर दिया है मोटे तौर पे 17,500-18 हज़ार लोग, ये वो लोग हैं जिनको मेरे साथी नीचे जाकर मिले हैं या उन्होंने मुझे पिछले कुछ महीनों सालों में संपर्क किया होगा या हमने जाकर उनको ढूंढा खोजा है। ये नंबर कोई फिक्स्ड नहीं है। एज वी टॉक दिस नंबर गोज अप। मान लीजिए मैं कल किसी से मिला, उन्होंने 4 और व्यक्तियों का रेफरेंस दिया, उन 4 से मिल रहे हैं। बेसिक बात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बिहार में सामाजिक राजनीतिक जीवन से जुड़े हुए 20,000 के आसपास 17-18 हज़ार लोग, समझिए कि 1 महीने के बाद ये 20,000 हो सकता है। ऐसे लोग जिनको यहाँ, जो इस धरती से जुड़े हुए हैं, जिनको यहाँ के मुद्दों की समझ है, जो लोग यहाँ के समस्याओं का समाधान निकालने की काबिलियत रखते हैं और जिनमें जज्बा है कि कुछ किया जाए, ऐसे लोगों को चिन्हित किया है। वो हमारे संपर्क में हैं। लेकिन जब तक मैं व्यक्तिगत तौर पे उनसे और उनमें से या उनसे ज़्यादातर लोगों से मिलकर बात न कर लूं, तब तक मैं ये आपको आश्वस्त तरीके से नहीं बता सकता हूं कि उनमें से कितने लोग इस सोच से जुड़कर इसके भागीदार बनेंगे। मैंने ये कहा कि अगले 3 महीनों में ऐसे लोगों के साथ जुड़कर उनसे बात करके ये तय करेंगे कि कितने लोग तैयार हैं। जो लोग भी तैयार होंगे वो एक साथ बैठेंगे और वो तय करेंगे कि आगे पार्टी बनानी है कि मंच बनाना है कि अभी और समय लगाना है। लेकिन अगर उन्होंने मिलकर तय किया कि एक पार्टी बनानी है तो प्रशांत किशोर भी उस पार्टी के एक मेंबर होंगे। मैं ये कह रहा हूँ आपको। बताते चले कि प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने के कयास लग रहे थे। उन्होंने कई बार पार्टी की आला कमान से मीटिंग की। आखिरी समय में प्रशांत किशोर ने कांग्रेस से रास्ते अलग कर लिए। अब प्रशांत किशोर ने बिहार में 2 अक्टूबर से 3000 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू करने की घोषणा की है। और खास बात यह रही कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर ने लालू और नीतीश कुमार के 30 साल के शासन पर करारा प्रहार भी किया। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण लड़ाई को लगभग 2.5 महीने होने को हैं, लेकिन ना तो यूक्रेन हथियार डालने को तैयार है और ना ही रूस भीषण हमलों को रोक रहा है। ऊपर से अमेरिका समेत पश्चिम के कई देश यूरोप में यूक्रेन को बैकडोर से कई तरह की मदद पहुंचा रहे हैं, जिससे यूक्रेन को संबल मिल रहा है और वो युद्ध को जारी रखे हुए है। लेकिन भीषण संग्राम की इस प्रचंड ज्वाला में जल रही है यूक्रेन की वो मासूम जनता जो लगभग अपना सब कुछ गंवा चुकी है। यूक्रेन में तबाही का मंजर ऐसा है कि यहाँ शहर के शहर इमारतों के खंडहर और सैनिकों नागरिकों की कब्रगाह में तब्दील हो चुके हैं।
यहाँ खाने पीने का संकट है तो लोगों में भय इस बात का भी है कि जाने कब कोई मिसाइल उनकी जिंदगी को लील जाए। अधिकतर शहरों से लोग जान बचाकर भाग चुके हैं और जहां भी उन्हें ज़्यादा सुरक्षित महसूस हो रहा है वहां पनाह ले रहे हैं। यूक्रेन में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। ऐसे में भारत और फ्रांस ने मिलकर एक बड़ी मानवीय अपील की है। दोनों देशों ने संयुक्त रूप से यूक्रेन में युद्ध की वजह से प्रभावित हो रहे नागरिकों की सुरक्षा के लिए आवाज उठाई है और ये अपील की है कि यूक्रेन में लोगों पर पड़ रही युद्ध की पीड़ा को तत्काल खत्म किया जाए। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी यूरोप की यात्रा पर फ्रांस पहुंचे थे, जहां उनकी मुलाकात फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से हुई। दोनों देशों के बीच सामरिक संबंधों के साथ साथ कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। साथ ही भारत और फ्रांस ने रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध को लेकर भी चिंता जाहिर की। खास तौर से इसकी विभीषिका में तबाह हो रही जिंदगियों को लेकर दोनों देशों ने अपनी गहरी संवेदना प्रकट की। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग की वजह से पश्चिम भी तनाव में है। साथ ही इससे वैश्विक व्यापार आदि पर भी गहरा असर पड़ रहा है। इसे लेकर उपजे हालात पर भी पीएम मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच चर्चा हुई। आपको बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति भवन एलिसी ने भी अपने एक ताज़ा बयान में कहा कि रूस इस भीषण युद्ध को खत्म कर यूएनएससी के स्थायी सदस्य के रूप में एक बार फिर से अपनी जिम्मेदारी का वहन करे। ये फ्रांस की ओर से रूस की वो बड़ी अपील है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, क्योंकि इस युद्ध की वजह से पश्चिम के देशों ने रूस पर कई तरह के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध थोप दिए थे। गौरतलब है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का मसला कोपेनहेगन में हुए दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के दौरान भी प्रमुखता से उठाया गया था। इस युद्ध को लेकर भारत की ओर से जो विचार पेश किए गए उसमें कहा गया कि यूक्रेन और रूस की इस जंग में कोई विजेता नहीं होगा, क्योंकि इससे सभी को नुकसान ही पहुंच रहा है। इससे न सिर्फ दोनों देश प्रभावित हो रहे हैं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इससे उपजे हालात को महसूस किया जा रहा है। भारत और फ्रांस के बीच हुई वार्ता में दोनों देश इस बात को लेकर सहमत दिखे कि इंडो पैसिफिक रीजन में उपजी चुनौतियों से एकजुट होकर ही निपटा जा सकता है। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहाँ पर विस्तारवादी चीन भी अपनी पूरी जोर आजमाइश कर रहा है। देश में कोयले की संकट के बीच रेलवे ने बड़ा फैसला लिया। मई के महीने में बिजली संकट ना हो, इसके लिए भारतीय रेलवे ने बड़ा प्लान तैयार किया है। देश के कई हिस्सों में गर्मी लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है और बिजली की मांग को बढ़ा रही है। कई इलाकों में लोगों को बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है। आशंका है कि मई महीने में भी अभी बिजली का संकट और गहरा सकता है। लिहाजा पावर प्लांट्स में कोयले की कमी ना हो, इसके लिए रेलवे की तरफ से कई अहम फैसले लिए गए। बिजली घरों तक समय से कोयला पहुंचे, इसके लिए रेलवे पूरी तरह कमर कस चुका है। कोयले की आपूर्ति करने के लिए ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा रही है। ट्रैक पर ट्रैफिक कम हो, इसके लिए यात्री ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। इस बार रेलवे विभाग ने करीब 1100 ट्रेनों को फिर से कैंसिल किया है। पैसेंजर गाड़ियों के फेरे में कटौती के साथ साथ मालगाड़ियों की भी संख्या बढ़ाई गई। देश में बिजली संकट का मुकाबला करने के लिए रेलवे ने देश के अलग अलग बिजली प्लांट्स में कोयले के परिवहन के लिए 86% तक ओपन वैगन को तैनात किया है। सूत्रों के मुताबिक कोयला ले जाने के लिए रेलवे बोगियों की मरम्मत देरी से करा रहा, जिन्हें पहले 7,500 किलोमीटर चलने के बाद मरम्मत के लिए भेजा जाता था, अब उनकी 10,000 किलोमीटर के बाद मरम्मत कराई जा रही है। एक रिपोर्ट के हवाले से जानकारी है कि रेलवे के पास करीब 3,42,862 वैगन हैं, जिनमें 1,31,403 ओपन वैगन हैं। 3,636 ऐसे वैगन हैं जिन्हें 2 मई तक मरम्मत की ज़रूरत है। पावर प्लांट्स की मांग को पूरा करने के लिए रेलवे रोजाना औसतन 28,470 वैगन को कोयला ढोने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। एक कोयला ट्रेन में आमतौर पर 84 वैगन होते हैं। रेलवे ने परिवहन में तेजी लाने के लिए झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में 122 जगहों पर 3 से 5 ट्रेनों को एक साथ चलाने के लिए लंबी दूरी की ट्रेनों का उपयोग करने का एक बेहतर तरीका इस्तेमाल किया है। रद्द ट्रेनों में मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं। 24 मई तक कम से कम 1100 ट्रेनें रद्द रहेंगी। इसमें मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की 500 ट्रिप शामिल हैं, जबकि पैसेंजर ट्रेनों की 580 ट्रिप शामिल हैं।
बताया जा रहा है कि इन गाड़ियों को इसलिए रद्द किया गया ताकि थर्मल पावर प्लांट को सप्लाई किए जा रहे कोयले से लदी मालगाड़ियों को आसानी से रास्ता दिया जा सके, जिससे कोयला समय पर पहुंच सके। देश में कोरोना वायरस के मामलों में हर दिन इजाफा हो रहा है। अगर हम कोरोना के पिछले कुछ दिनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो कोरोना के नए मामलों का आंकड़ा 3000 के पार ही दर्ज किया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा अपडेट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 3275 नए कोविड-19 केस देश भर में दर्ज किए गए हैं, जो कि कल के मुकाबले 2.1% ज्यादा है। वहीं इस दौरान कोरोना वायरस से कुल 55 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसके साथ ही देश में कोरोना वायरस से अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,23,975 पर पहुंच गई है। फिलहाल भारत में कोविड रिकवरी रेट 98.74% पर है। पिछले 24 घंटों में 3010 लोग कोरोना को मात देकर घर लौटे हैं। इसके साथ ही ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,25,47,699 हो गई है। फिलहाल देश में कोविड के 19,719 एक्टिव केस हैं। ये आंकड़ा कल के मुकाबले 210 मरीज ज्यादा हैं। आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बुधवार को कहा था कि विश्व स्तर पर नए रिपोर्ट किए गए कोरोना वायरस मामलों और मौतों की संख्या में पिछले सप्ताह में गिरावट जारी रही, जो पहली बार मार्च में शुरू हुई थी। देश भर में कोरोना की वैक्सीन भी तेजी से लगाई जा रही है। पिछले 24 घंटों में 13,98,000 से ज्यादा लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई गई है, जिसके बाद कुल वैक्सीन का ये आंकड़ा बढ़कर 189,63,30,362 तक जा पहुंचा है। कल कोरोना के 3,27,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए हैं। टॉप 5 राज्यों की बात करें तो दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के केस दर्ज किए जा रहे हैं और सबसे ज्यादा कोरोना के मामले राजधानी दिल्ली से ही सामने आ रहे हैं। दिल्ली में 4 मई को कोरोना के 1,354 नए मामले सामने आए। वहीं कोरोना से एक मरीज की मौत हुई। कोरोना संक्रमण दर बढ़कर 7.64% हो गई है। फिलहाल दिल्ली में कोरोना के कुल 5,853 एक्टिव मामले और 1,343 कंटोनमेंट जोन हैं। वहीं मुंबई में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 117 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि पिछले 2 महीने में सबसे ज्यादा हैं। हालांकि इस दौरान कोरोना से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। वहीं हरियाणा में 571, केरल में 386 और उत्तर प्रदेश में 158 केस दर्ज किए गए हैं। जिस तरह से देश में कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, उससे चौथी लहर का डर भी सता रहा है। ऐसे में अब हमें सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि जरा सी लापरवाही का अंजाम हमें बड़ा भुगतना पड़ सकता है। पंजाब में चौथी लहर की दस्तक, 60 छात्र कोविड पॉजिटिव। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में फूटा कोरोना बम। देश भर में जहां एक बार फिर कोरोना की चौथी लहर का साया मंडरा रहा है, रोजाना कोरोना के मामलों में उछाल देखा जा रहा है। कई राज्यों में कोरोना ने दहशत का माहौल बनाया हुआ है। इसी बीच पंजाब में भी डराने वाली खबर सामने आई है। पंजाब के पटियाला स्थित राजीव गांधी राष्ट्रीय लॉ विश्वविद्यालय में कोरोना विस्फोट हुआ है। बुधवार को जहां कोविड-19 के 46 नए मामले सामने आए थे और अब ये बढ़कर आंकड़ा 60 के पार पहुंच गया है। अभी भी यह आंकड़ा बढ़ने की पूरी संभावना बनी हुई है, जिससे पूरी यूनिवर्सिटी में चिंता का माहौल पैदा हो गया है। मामले सामने आने के बाद अधिकारियों में भी हड़कंप मच गया है। विश्वविद्यालय परिसर को फिलहाल एक कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। पटियाला जिले में ये एकमात्र कंटेनमेंट जोन है। पॉजिटिव पाए गए छात्रों में हल्के लक्षण दिखे हैं। उन्हें अलग अलग ब्लॉक में आइसोलेशन में रखा गया है। वहीं संक्रमण के खतरे को देखते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने हॉस्टल को 10 मई तक खाली करने का निर्देश दिया है, जिससे कि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।
स्थिति का जायजा लेने के लिए स्वास्थ्य अधिकारियों की टीम विश्वविद्यालय पहुंची। एक अधिकारी ने बताया कि मामलों की संख्या बढ़ने का कारण ये है कि सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किए बिना परिसर में कई फेयरवेल पार्टियों का आयोजन किया गया था, जिसके कारण कोरोना ने अपनी चपेट में कई छात्रों को ले लिया है। स्वास्थ्य विभाग अभी भी विश्वविद्यालय परिसर में कोविड जांच कर रहा है। सिविल सर्जन ने स्टूडेंट्स और प्रबंधकों को कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने के लिए एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। सभी को मास्क लगाने की सलाह दी गई है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा जा रहा है। बता दें कि पटियाला स्थित राजीव गांधी राष्ट्रीय लॉ विश्वविद्यालय में पिछले कई दिनों से कोरोना के केस सामने आ रहे थे। इससे पहले रविवार को विश्वविद्यालय परिसर में 3 छात्र पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद सोमवार को 4 छात्र पॉजिटिव मिले तो मंगलवार को ये आंकड़ा 8 तक पहुंच गया। तो वहीं बुधवार को विश्वविद्यालय में एक साथ 46 नए केस सामने आने से अफरा तफरी का माहौल बन गया और अब ये आंकड़ा 60 के पार पहुंच चुका है और अभी भी लगातार टेस्टिंग की जा रही है और आंकड़े बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।